नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फार्मर्स लव पे। तो हमने जेट एग्जाम के लिए जो रिवीजन क्लासेज स्टार्ट कर रखी थी उसमें एक क्लास हमने देख ली थी। आपको मैं बता दूं दोबारा से, थोड़ा सा जिन्होंने नहीं देखा है ना उनको मैं एक बार बता देता हूं। जो जेट का आपका एग्रीकल्चर का सिलेबस है ना, उसको 3 यूनिट में डिवाइड कर रखा है सिलेबस को। यूनिट ए, यूनिट बी और यूनिट सी। जो यूनिट ए है अपना एग्रोनॉमी, जो 15 क्वेश्चन का वेटेज रखता है, उसका ऑल ओवर रिवीजन कर लिया था हमने, जो उसके मोस्ट क्वेश्चन हैं उनके साथ। तो जिन्होंने नहीं देखा है ना, वो एक बार उस क्लास को देखे, आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होगी वो, इससे जो बेक क्लास है वो। इसके अलावा एक बार बाकी जो आज जो क्लास है अपनी, जो यूनिट बी या यूनिट जो सेकंड है, 15 क्वेश्चन का वेटेज रखती है हॉर्टिकल्चर। तो हॉर्टिकल्चर की क्लास है आज। क्या करने वाले हैं, पूरी हॉर्टिकल्चर का बिना किसी किताब लिए आपके पूरा अकॉर्डिंग टू जेट का जो सिलेबस है ना 101% उसको फॉलो करते हुए मैं आपको रिवीजन करवाऊंगा विद जो मोस्ट क्वेश्चंस हैं उनके साथ। जैसे मैंने क्वेश्चन नोट आउट करवाया, 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन का डिस्कस करेंगे, साथ के साथ रिवीजन करते रहेंगे, ठीक है। तो पूरी हॉर्टिकल्चर का इसी क्लास में रिवीजन करने वाले हैं। आपको क्या करना है, बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर क्लास को देखना है शांति से, और एक खाली पेज ले लीजिएगा आप, जिसमें मैं यहाँ पे क्वेश्चन करूंगा तो आप अपने आंसर नोट आउट करते रहना। बाकी लास्ट में मेरे को कमेंट करके आप बताओगे कि आपके कितने राइट है, ठीक है, ईमानदारी से। तो मैं आपको जो भी नए व्यूअर्स हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है एक बार कि आप चैनल का पेज विजिट करें। मैंने स्पेशली जेट वालों के लिए, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं, इन्फॉर्मेशन होने वाले हैं वो वीडियो, स्पेशली जेट वालों के लिए बनाए हैं। जो हर एक फ्रेशर स्टूडेंट या एक जेट स्टूडेंट को जो बातें, स्टडी तो जरूरी है ही एग्जाम को फाइट करने के लिए, पर जो बाहर की चीज़ें हैं, जो और चीज़ें हैं ना, ज्ञान की चीज़ें जो आपको आवश्यक है एक एग्जाम को फाइट करने के लिए, इसको क्रैक करने के लिए, एक सीट निकालने के लिए, तो जिन्होंने नहीं देखा ना उनसे रिक्वेस्ट है एक बार चैनल का पेज विजिट करें, और स्पेशली जेट वालों के जो वीडियोज़ बनाए हुए हैं मैंने, वो देखें आप। और ज़्यादा से ज़्यादा जो आपके क्लासमेट्स हैं या रिलेटिव है, छोटे भाई बहन है, कोई भी जो भी जेट वाला, एग्रीकल्चर वाला है, जेट ICR BHU वाला, आपको पता है 2 अगस्त को एग्जाम है आपका, कोटा यूनिवर्सिटी ले रही है, तो उनसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। मेरा यहाँ पे ये जो क्लास प्रोवाइड करवाने का एक ही मोटिव है, अपने कोई चैनल को ग्रो करवाना नहीं है, कि जो भी मेरे भाई बहन हैं, जो भी एग्रीकल्चर वाले हैं, जो किसान फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, जो एक फार्मर परिवार से, ठीक है, तो उनके साथ गलत ना हो, क्योंकि अभी लॉकडाउन में कोचिंग्स वगैरह ऑफ है, तो इतनी उनकी स्टडी नहीं हो पाई है, एग्जाम आ गया बहुत नज़दीक। तो स्टार्ट करते हैं आज हॉर्टिकल्चर की क्लास अपनी। इससे पहले एग्रोनॉमी की बहुत अच्छी क्लास हो गई है, जिन्होंने नहीं देखा है वो देखें, और वीडियोस भी देखें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे। बाकी इतनी मेहनत मैं आपके लिए कर रहा हूँ, इतनी सी मेहनत आपको करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ठीक है। क्लास स्टार्ट करते हैं आज की। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आप क्या करोगे, आपके जो आंसर्स हैं उनको एक पेज पे नोट आउट करते रहना। हॉर्टिकल्चर का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपन जो डिस्कस करने वाले हैं वो है अपना NHM की शुरुआत कब हुई थी, ठीक है। NHM की शुरुआत कब हुई थी। एक चीज मैं बता दूं आपको, पूरा जो मतलब हॉर्टिकल्चर का जो सिलेबस है ना यूनिट बी का, जेट का, 101% उसको फॉलो करते हुए जो मेन आपके ओवरव्यू है ना पूरा, वो देखने वाले इस क्लास में। तो निश्चिंत होकर रहिए आप, बिल्कुल ट्रस्ट करके रहना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो बात करते हैं, इसके 4 ऑप्शन देता हूं मैं आपको, A, B, C और D, ठीक है। 2002, 2005, 2009, 2005, 2009 और नन ऑफ दीज, ठीक है। तो नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, इसमें 2 क्वेश्चन आपके जो फॉल आउट होंगे। पहली चीज तो कि NHM जो अपना मेन जो क्वेश्चन है वो क्या है, कि जो NHM है उसकी शुरुआत कब हुई थी। तो आई होप आपने आपका आंसर क्लिक आउट कर लिया होगा। जिसमें राइट ऑप्शन है वो है 2005, ठीक है। NHM की शुरुआत 2005 में हुई थी। अब NHM है क्या, इसकी फुल फॉर्म क्या है, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, राष्ट्रीय बागवानी मिशन, राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जिसकी शुरुआत 2005 में हुई थी, NHM की शुरुआत। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया अपना। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। अभी ये क्या है, हॉर्टिकल्चर के जो जनरल क्वेश्चन है वो आ रहे हैं, जैसे नेक्स्ट चैप्टर्स के क्वेश्चन आएंगे। बहुत इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है और बहुत मेहनत करके तैयार की है, ठीक है। किसी मतलब टेस्ट सीरीज से मैंने कॉपी नहीं की है। जो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, जो ऑप्शंस में दे रहा हूँ, बिल्कुल अकॉर्डिंग टू जेट का जो पेपर आएगा उसके लैंग्वेज के अनुसार, ठीक है, उसके लेवल के अनुसार और उसके सिलेबस के अनुसार मैंने खुद ने तैयार किए हैं, बहुत मेहनत करके। तो आप पूरा देखो, और जिन्होंने एग्रोनॉमी का नहीं देखा है वो एग्रोनॉमी का भी देखो, बहुत ज़्यादा यूजफुल होगी आपके लिए। बात करते हैं सेकंड, MIDH की शुरुआत। यहाँ पे भी 2 क्वेश्चन आपके क्लियर करवा रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इसकी शुरुआत कब हुई थी, जो ये स्टार्ट कब हुआ था। तो ऑप्शन आप नोट आउट करोगे, ठीक है, ऑप्शन नोट आउट करोगे सेकंड के 2009, 2011, 2014 और 2017। 2009, 2011,
2014 और 2017। MIDH ये कब स्टार्ट हुआ था? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 2009, 2011, 2014 और 2017। तो इसका आई होप आपने क्लिक आउट कर लिया होगा जो राइट आंसर है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है, आंसर है, वो है 2014। ठीक है, ये तो हो गई अपने क्वेश्चन की बात। अब बात करते हैं MIDH। बहुत बार इसकी फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, इसका पूरा नाम क्या है संक्षिप्त में। ठीक है, तो मिशन ऑफ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट हॉर्टिकल्चर, क्या नाम है इसका? मिशन ऑफ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट हॉर्टिकल्चर। तो ये स्टार्ट हुआ था 2014 में। ठीक है, आपको फुल नेम भी उसका पहले वाला क्या था? नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, राष्ट्रीय बागवानी मिशन। और इसका क्या है? मिशन ऑफ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट हॉर्टिकल्चर, जो कब स्टार्ट हुआ था? सन 2014 में हुआ था। तो ये 2 क्वेश्चन सोल्व आउट। बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। लास्ट में आप मेरे को बताओगे कि आपके कितने क्वेश्चन क्या हो रहे हैं। ठीक है, बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन। इंडियन गुजबेरी के नाम से किस फल को जाना जाता है? जो इंडियन गुंजबेरी या गुजबेरी के नाम से किस फल को जाना जाता है? कौन सा फ्रूट है जिसको इंडियन गुजबेरी के नाम से जाना जाता है? तो मैं 4 ऑप्शन दे रहा हूं आपको, ध्यान से देखोगे। इंडियन गुजबेरी के नाम से जामुन, आंवला, लीची और ग्लेडोलियस। जामुन, आंवला, लीची, जामुन, आंवला, लीची और ग्लेडोलियस। एक बार और देख लो क्वेश्चन को कि इंडियन गुंजबेरी के नाम से किस फल को जाना जाता है। मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि आप वो वीडियो देखो एक बार। उसमें क्या था कि पेपर को कैसे हैंडल करना है, कैसे टाइम को मैनेज करना है। 2 घंटे मतलब 120 मिनट, 120 क्वेश्चन, किस प्रकार टाइम मैनेज करना है, किस प्रकार से आपको कॉन्फिडेंस से, पॉजिटिविटी से देना है। नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं करनी है, उस पेपर में भी नहीं करनी है और यहाँ पे भी नहीं करनी है। अभी जो क्वेश्चन आ रहा है ना, अगर नहीं आ रहा है ना, छोड़ देना, नेगेटिव मार्किंग नहीं करोगे आप। ठीक है, बिल्कुल कम करोगे। जो जिन क्वेश्चन में ज्यादा विश्वास है उन्हीं में रिस्क लेना है, बाकी रिस्क नहीं लेना है। क्योंकि अगर आप नेगेटिव मार्किंग नहीं कर रहे हो और क्वेश्चन कम अटेम्प्ट कर रहे हो तो भी आपके चांसेस ज्यादा बढ़ते हैं सिलेक्शन के। ठीक है, तो बात करते हैं आज इस क्वेश्चन के बारे में कि इंडियन गुंजबेरी किस फल को कहते हैं। 4 ऑप्शन दिए, जामुन, आंवला, लीची, ग्लेडोलियस। तो आपने आपका आंसर क्लिक आउट कर लिया होगा कि इंडियन गुंजबेरी किसे बोलते हैं। तो जो इसका राइट आंसर है वो है आंवला। ठीक है, आंवले को इंडियन गुंजबेरी बोलते हैं। अब बात करते हैं फर्स्ट ऑप्शन जामुन। तो जो जामुन है ना, जामुन को इंडियन ब्लैकबेरी बोलते हैं। ठीक है, ये भी पूछ सकता है कि इंडियन ब्लैकबेरी के नाम से कौन से किस फल को जाना जाता है, तो वो है जामुन। और इंडियन गुंजबेरी आंवला। और लीची को क्या बोलते हैं? मैंगोस्टीन या फलों की रानी। जो फलों की रानी है वो लीची है। मैंगोस्टीन के नाम से भी क्वेश्चन आ जाता है कि मैंगोस्टीन के नाम से जाना जाता है लीची। और इंडियन गुंजबेरी आंवला और इंडियन ब्लैकबेरी जामुन। और ग्लेडोलियस को क्या कहते हैं? जो फ्रूट्स हैं, जो वो है फल, वो क्या बोलते हैं उनको? फलों के, उनकी रानी यार, फूलों की। ठीक है, जो ग्लेडोलियस है उसको फूलों की रानी बोलते हैं। ठीक है, जो फ्लावर्स है उनकी रानी बोलते हैं ग्लेडोलियस। और लीची को फलों की रानी, आंवले को इंडियन गुंजबेरी और जामुन को इंडियन ब्लैकबेरी। तो एक क्वेश्चन से 4 चीज सोल्व आउट होगी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो आपके जितने भी क्लासमेट्स हैं, जितने भी साथ वाले हैं, उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे, ये करोगे। बाकी कल मैं आपको जो इसका यूनिट 3 है एनिमल हस्बेंड्री के बहुत ही अच्छे और सटीक नोट्स जो क्वेश्चन है ऐसे 1 लाइनर और पूरे एनिमल हस्बेंड्री का रिकवरी जो ओवरव्यू है सिलेबस का, वो देख लेंगे अपन बहुत अच्छे से। एक क्लास में पूरा दोबारा से माइंड में घूम जाएगी पूरी एनिमल हस्बेंड्री। और इनसे बहुत ज़्यादा बेस्ट मैटर है। फिर बायो का देखेंगे, तो एनिमल वो एग्रोनॉमी का नहीं देखा है वो देख लेना एक बार। और ये हॉर्टिकल्चर का हो ही रहा है। सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है, क्वेश्चन नंबर 4। सर्वाधिक जो कार्बोहाइड्रेट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन देता हूं 4 में आपको। सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट्स किस में पाया जाता है? 4 ऑप्शन देखोगे, खजूर, केला, अखरोट और किशमिश। ठीक है, खजूर, केला, अखरोट और किशमिश। क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना है पेपर में। आपको भी बता दूं, वहां पे भी बहुत शांति से, जल्दीबाजी नहीं करनी है। 2 बार पढ़ना है। हिंदी इंग्लिश जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ना है। 4 ऑप्शन देखना है। कई बार क्या होता है अपने को कुछ ऑप्शंस में भी ऐसा हिंट मिल जाता है कि क्वेश्चन को कर देते हैं अपन, कुछ शब्द अपने नजर में आए हुए आ जाते हैं। तो ये क्वेश्चन देखो आप कि सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट्स किस में पाई जाती है। तो सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट्स किस में पाई जाती है? आई होप आपने आपका क्वेश्चन जो आंसर है वो कर लिया होगा क्लिक। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ इसका राइट आंसर है किशमिश।
जिसमें 72% कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है, ठीक है। 72% कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है किशमिश के अंदर। इसके बाद में अगर बात करें तो खजूर में क्या पाया जाता है? 65% कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है। केले की बात करें तो 27% कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है। अखरोट की बात करें अगर अपन, तो अखरोट में सर्वाधिक फैट पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 64.4%, 64.5% अखरोट में। यह क्वेश्चन भी आ सकता है कि सर्वाधिक फैट किस में पाया जाता है? वसा। तो सर्वाधिक वसा तो पाई जाती है अखरोट में, और सर्वाधिक किशमिश में क्या पाया जाता है? सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है किशमिश में। कितना? 72। और अखरोट में फैट कितना पाया जाता है? 64.5। और खजूर में 65% कार्बोहाइड्रेट्स, केले में 27% कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये चीज याद रखनी है। और अगर विटामिन सी का आता है ना अपने, तो राजस्थान के फलों में से अगर ऑप्शन मिलता है तो आंवला करना है। ये चीज आप ध्यान माइंड में सेटअप रखना है कि विटामिन सी सर्वाधिक पाया जाता है, तो आंवला करना है उसमें वो करने से पहले, ठीक है। बारबेंडस थ्योरी में पाया जाता है सर्वाधिक, तो पर बारबेंडस थ्योरी अपने तो हो रही नहीं है, सिलेबस में है भी नहीं, और वो ऑप्शन में है तो फिर अलग चीज है, बाकी आंवला करोगे आप, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन कि चीनी द्वारा परिरक्षण में शर्करा की सांद्रता होती है। जो शर्करा के द्वारा पदार्थों का जो परिरक्षण किया जाता है, चीनी के द्वारा प्रिजर्वेशन किया जाता है, उसमें जो शर्करा की जो सांद्रता होती है वो कितनी रखते हैं? समझ रहे हो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? कि चीनी के द्वारा पदार्थों को जो परिरक्षण किया जाता है, वो प्रिजर्वेशन किया जाता है, उसमें जो शर्करा है, चीनी है, उसकी सांद्रता कितनी रखते हैं? तो ए मैं 4 ऑप्शन दे रहा हूं आपको, ध्यान से देखोगे। ऑप्शन नंबर ए 45 से 50, 45 से 50% सांद्रता, 15 से 20% सांद्रता, ठीक है, और 80 से 85% सांद्रता, और फोर्थ जो अपना ऑप्शन रहेगा वो रहेगा इसमें 60 से 65 से 70%, ठीक है, 65 से 70% सांद्रता। शर्करा के द्वारा पदार्थों का जो परिरक्षण किया जाता है, उसमें शर्करा की सांद्रता कितनी रखते हैं कि उस पदार्थ का परिरक्षण किया जा सके, उसको सुरक्षित किया जा सके, उसको प्रिजर्वेशन किया जा सके? तो इसमें राइट ऑप्शन आपने क्लिक कर लिया होगा, इसमें राइट ऑप्शन है डी, 65 से 70%। एग्जिट की बात करें अगर तो 66 के लगभग हो जाता। इतनी अगर पाई जा रही है ना शर्करा, तो उसको शर्करा के द्वारा परिरक्षित किया जा सकता है। रही बात 15 से 20, ये चीज आपको ऑप्शन में दिखती है, आप सही करने की कोशिश करो, क्योंकि ये क्या चीज है, ये जो 15 से 20% है ये नमक के द्वारा, ठीक है। जो नमक के अंदर जो किया जाता है ना परिरक्षण, उसमें 15 से 20% नमक की मात्रा होती है, जैसे जो अचार वगैरह हो गया, ठीक है। शर्करा वाले में क्या आएगा? जैसे कैंडी हो गया, मुरब्बा हो गया, जैम हो गई, जेली हो गई। शर्करा के द्वारा परिरक्षित पदार्थों के उदाहरण, जो प्रिजर्वेशन वाला अपना सिलेबस में टॉपिक है, वो चीज अपन डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। तो आपको मैं बता दूं, नमक के द्वारा अगर कर रहे हो तो 15 से 20% चाहिए, शर्करा के द्वारा कर रहे हो तो 65 से 70, एग्जिट 66% चाहिए, ठीक है। शर्करा के द्वारा परिरक्षित पदार्थों के उदाहरण कौन कौन से हैं? कैंडी, जैम, जेली, मुरब्बा, मार्मलेड, ठीक है। बात करते हैं नमक के द्वारा, तो नमक के द्वारा जो परिरक्षित पदार्थ है 15 से 20% नमक की आवश्यकता होती है सांद्रता की, उसमें अचार आ गया, ये चीज हो गई। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 कि जैम का टीएसएस जो कुल घुलनशील पदार्थ होता है वो कितना होता है जैम का? अब जैम और जेली दो चीज है, यहाँ पे दोनों क्लियर करवा दूंगा, ठीक है। जो भी क्वेश्चंस पुट अप होते हैं इनसे या हुए हैं, आपको समझना है थोड़ा सा, और माइंड में रिवीजन करना है, पेज नहीं, फिर बोल रहा हूँ पेज पलटने का टाइम नहीं रहा है, अब इतना टाइम नहीं बचा, तो यहीं के यहीं रिवीजन करना है, कॉन्फिडेंट होकर देखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है अपना कि जैम का टीएसएस कितना होता है? क्वेश्चन नंबर 6, जैम का टीएसएस जो कुल घुलनशील ठोस पदार्थ है या कुल घुलनशील पदार्थ है वो कितना होता है? तो 4 ऑप्शन दूंगा, ए बी सी डी, ठीक है। ऑप्शन लिखोगे आप चारों कौन कौन से हैं? 65, 68.5, 60.5 और नन ऑफ दीज, ठीक है। और एक था कितना है? 65, 68 और 60, और एक है नन ऑफ दीज। तो जैम, जो जैम क्या होता है आपको पहले तो जैम और जेली के बारे में पता होना चाहिए। जैम के लिए बेस्ट फल कौन सा है, जेली के लिए आगे जो डिस्कस करने वाले हैं सारी चीज, पहले क्वेश्चन का देख लेते हैं अपन सोल्व आउट। तो इसका जो जैम का टीएसएस होता है ना वो कितना होता है? 68.5। ये चीज याद रखोगे, जैम का जे 3 शब्द में हो रहा है तो इसका 3 में वैसे है कम, ये जेली से, जेली वाले सबसे कम है, पर इसका है ना 68.5 होगा, और जो जेली है ना उसका 65 होता है टीएसएस। ये चीज याद रखोगे, इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, पूछते भी हैं ये चीज जैम और जेली का। तो जैम का तो है 68.5 और जेली का टीएसएस है 65, ठीक है। ये दोनों चीज आप याद रखोगे, कंफर्म
आगे बात करते हैं। तो जैम के अंदर है ना, जैम सबसे बेस्ट जैम किसकी बनती है? सेव की। ये चीज भी बहुत बार पूछ लेता है कि जैम के लिए सबसे बेस्ट फ्रूट कौन सा है जैम बनाने के लिए। तो जैम के लिए सबसे बेस्ट फ्रूट है सेब, और जैम का TSS होता है 68.5 होता है, ठीक है। और बात करें जैम के अंदर जो अम्लीय होता है वो कितना होता है? 0.5 से 0.6%, 0.5 से 0.6% अम्लीयता। तो जैम की चार चीज क्लियर करवा रहा हूं मैं कि जो जैम है उसका TSS होता है 68.5। इसके लिए बेस्ट जो फ्रूट है वो है सेव। इसका जो अम्लीयता होता है 0.5 से 0.6 होता है। और जैम के लिए पेक्टिन का होना जरूरी नहीं है, जो फ्रूट है उसमें पेक्टिन रस का होना जरूरी नहीं है। अब इसके उल्टा देखते हैं, जो जेली है, जेली का TSS होता है 65, ठीक है। बेस्ट जो उसके फ्रूट है वो है अमरूद, सीडियम गावा जावा, जेली के लिए, ठीक है। और जो जेली के लिए 65 TSS हो गया, बेस्ट जो फल है वो अमरूद हो गया। और जेली के अंदर जो अम्लीयता है वो कितनी होती है? 0.75 से 1, ठीक है। कितनी होती है? 0.75 से 1% तक। जो खटास जिसको बोलते हैं, अम्लीयता बोल सकते हो, वो जेली में होती है 0.75 से 1, और जेम में होती है 0.5 से 0.6। ये चीजें क्या है ना, यही कि दोनों एक जगह देखोगे ना कॉम्प्रोमाइज कर, मतलब तुलना करके, तो याद रहेगी आपको, दिक्कत नहीं आएगी। तो जेम और जेली का क्लियर हो गया, प्रिजर्वेशन क्लियर हो गया। नेक्स्ट अगर आगे चलते हैं, दो चीज मेरे को और याद आ रही है जो आपको बताना जरूरी है। FPO नाम सुना होगा आपने, FPO फूड प्रोडक्ट ऑर्डर या फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर, FPO ये कब लागू हुआ था? 1955 में। ये चीज आप ऐसे नोट आउट कर लेना, एक्स्ट्रा चीज है कि FPO कब लागू हुआ था? 1955 में। FPO 1955। और जो मार्मलेड होता है, पेय पदार्थ में आता है मार्मलेड, मार्मलेड के लिए उपयोगी फल है या बेस्ट फल है। तो मार्मलेड किससे बनाया जाता है? जो नींबू वर्गीय फल है ना, मार्मलेड किससे बनाया जाता है? नींबू वर्गीय फलों से। और जेम, जेली का मैंने बता ही दिया, जेम के लिए तो सेब हो गया, जेली के लिए अमरूद हो गया। जेम का 68.5 हो गया, जेली का 65 हो गया, ठीक है। अम्लीयता जेम की कम होती है 0.5 से 0.6, और जेली की 0.75 से 1% तक होती है। बात करते हैं नेक्स्ट। क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है पर पूरा देखना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है आपके साथ वालों के साथ, ठीक है, कि जो मैंने जो मेहनत की है ना वो किसी के काम आ सके। बस इतना सा मोटिव है मेरा कि जो मेरे भाई बहन हैं जो किसान परिवार से बिलोंग करते हैं, जो कोचिंग वगैरह नहीं की या पीछे क्या रिजल्ट रहा है नहीं रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है, अब उनकी तैयारी अच्छी हो जाए 2 अगस्त से पहले, मेरे को बहुत खुशी होगी, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो 6 क्वेश्चन हमने सोल्व आउट कर लिए हैं। 7वां क्वेश्चन देखते हैं अपन। सदाबहार पौधों में कटाई छटाई करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, जो सदाबहार पौधे हैं, एवरग्रीन जो प्लांट्स हैं, सदाबहार पौधे, उनमें कटाई छटाई कब करनी चाहिए, ठीक है। कटाई छटाई, सदाबहार पौधों में कटाई छटाई करनी चाहिए। तो ऑप्शन देता हूँ 4 में आपको कि सदाबहार पौधों में कटाई छटाई कब करनी चाहिए। दिसंबर जनवरी, अप्रैल मई और जून जुलाई। दिसंबर जनवरी, अप्रैल मई, दिसंबर जनवरी, अप्रैल मई और जून जुलाई, और नन ऑफ दीज। तो आपने राइट आंसर क्लिक कर लिया होगा कि सदाबहार जो एवरग्रीन प्लांट्स हैं उनमें कटाई छटाई कब की जाती है। ऑप्शन ए दिसंबर जनवरी, ऑप्शन बी अप्रैल मई, ऑप्शन सी जून जुलाई और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर है अपना वह अप्रैल मई, ऑप्शन बी अप्रैल मई राइट आंसर है सदाबहार पौधों के लिए। और जो दिसंबर जनवरी है अपना फर्स्ट ऑप्शन है, वो जो पर्णपाती पौधे होते हैं पर्णपाती, उनके लिए है दिसंबर जनवरी। तो 2 चीज क्लियर हो रही है कि जो सदाबहार पौधे हैं उनमें जो कटाई छटाई है अप्रैल मई में, और पर्णपाती पौधों में दिसंबर जनवरी में। क्वेश्चन बात करते हैं नेक्स्ट 8 क्वेश्चन की। बाकी आपको कल एनिमल हस्बेंड्री का दे दूंगा मैं मैटर, बाकी फिर उसके बाद में बायो का है ही। बाग लगाने की कौन सी विधि में पौधे से पौधे व पंक्ति से पंक्ति की दूरी समान रहती है। क्वेश्चन क्या है कि बाग लगाने की जो विधियां हैं, रेखांकन की जो विधियां हैं, लेआउट करने की जो मेथड्स हैं, उनमें बाग लगाने की ऐसी विधि जिसमें रो इनटू रो एंड प्लांट इनटू प्लांट की जो ड्यूरेशन है वो सेम रहे। पौधे से पौधे की दूरी, पौधे से पौधे की दूरी प्लस लाइन टू लाइन की दूरी, ठीक है, कतार से कतार की दूरी, लाइन से लाइन की दूरी समान हो। क्वेश्चन ये है, एक बार दोबारा से सुन लो आप, फिर मैं ऑप्शन देता हूं आपको।
कि बाग लगाने की ऐसी कौन सी विधि है, जो रेखांकन की लेआउट का ऐसा कौन सा मेथड है जिसमें पौधे से पौधे की दूरी, प्लांट टू प्लांट जो ड्यूरेशन है वो, प्लस जो लाइन से लाइन की दूरी है, कतार से कतार की दूरी, दोनों समान होती है, वो कौन सी विधि है। तो मैं 4 ऑप्शन दे रहा हूं आपको। फर्स्ट जो अपना ऑप्शन है इसके अंदर वो रहेगा स्क्वायर मेथड, वर्गाकार विधि। वर्गाकार विधि, स्क्वायर मेथड जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, आयताकार विधि या रेक्टेंगुलर जो विधि होती है, आयताकार विधि, वर्गाकार विधि। थर्ड नंबर पे जो ऑप्शन है अपना वो है पंचभुजाकार या क्विनकक्स, ठीक है, पंचभुजाकार विधि या क्विनकक्स जिसको बोलते हैं। और थर्ड जो है षटभुजाकार या हेक्सागोनल। प्रश्न दोबारा से सुनोगे, आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं करनी है, ध्यान से देखना, 4 ऑप्शन फिर करना कि पौधे से पौधे की दूरी और लाइन से लाइन की दूरी समान रहती है, कौन सी विधि है। तो आपने आंसर आपका क्लिक आउट कर लिया होगा कि कौन सी विधि है। तो इसका सही जो आंसर है वो ए है, स्क्वायर मेथड। जो स्क्वायर मेथड है वर्गाकार विधि, उसमें क्या होता है, लाइन टू लाइन की दूरी और जो प्लांट टू प्लांट की दूरी है वो दोनों सेम रहती है। अब बात करते हैं इन और ऑप्शंस के बारे में। यहीं पे अगर लेआउट का टॉपिक उठाया तो वो यहीं पे क्लियर कर लेते हैं बहुत सारी चीजें इसकी, ठीक है। तो इसमें और क्या बात कर सकते हैं अपन, जो ये आयताकार विधि है इसमें क्या होता है, लाइन टू लाइन तो बराबर रहती है। इसमें तो क्या है, वर्गाकार जो स्क्वायर मेथड है उसमें लाइन टू लाइन और प्लांट टू प्लांट दोनों सेम है। आयताकार में क्या होता है, लाइन से लाइन की दूरी तो बराबर होती है, कतार से कतार की दूरी तो बराबर होती है, पर पौधे से पौधे की दूरी बराबर नहीं होती है आयताकार विधि में। पंचभुजाकार की अगर बात करें, जो पंचभुजाकार अपनी विधि है जिसको क्विनकक्स विधि बोलते हैं, तो इसको फिलर प्लांट, जो पूरक पौधा होता है ना, बीच में लगाते हैं, 4 पौधों के बीच में छोटा पौधा लगाते हैं, 5वां पौधा पूरक पौधा या फिलर प्लांट बोलते हैं जिसको, उसके लिए सबसे बेस्ट विधि है पंचभुजाकार विधि। जो पूरक पौधे के लिए सबसे उपयुक्त विधि है पंचभुजाकार विधि कहलाती है। और पंचभुजाकार को क्विनकक्स भी बोलते हैं। और इस विधि में क्या है, वर्गाकार विधि की अपेक्षा ना, जो वर्गाकार विधि है ना उसके अपेक्षा दुगने पौधे लगते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पुटअप हुआ कि ऐसी कौन सी विधि है जिसमें वर्गाकार विधि की स्क्वायर मेथड से डबल जो प्लांट है, जो प्लांट नंबर है वो डबल होते हैं। वर्गाकार विधि से दुगने पौधे लगते हैं पंचभुजाकार विधि में, इसको क्विनकक्स विधि भी बोलते हैं। प्लस इसमें जो फिलर प्लांट होता है बीच में पूरक पौधा, जिसमें पपीता सबसे बेस्ट माना जाता है, पपीता फालसा वगैरह पूरक पौधे के लिए अच्छी विधि है। तो ये तो 5 पौधे मिलकर पंचभुजाकार का निर्माण करते हैं। इसमें वर्गाकार में स्क्वायर मेथड में लाइन टू लाइन प्लस प्लांट टू प्लांट की दूरी जो ड्यूरेशन है सेम रहती है। बात करते हैं फोर्थ ऑप्शन डी, जो हेक्सागोनल है उसकी। तो इसमें क्या है, हेक्सागोनल की खास बात क्या है, ये शहरी क्षेत्रों के लिए, जहाँ महंगी भूमि है उनके लिए बेस्ट है। प्लस वर्गाकार की अपेक्षा इसमें 15% पौधे अधिक लगते हैं। इससे लेआउट का सारा क्लियर हो गया अपना कि 6 पौधे मिलकर एक षटभुजाकार का निर्माण करते हैं। वर्गाकार स्क्वायर मेथड के बजाय इसमें 15% पौधे अधिक लगते हैं, अधिक महंगी भूमियों में है, अधिक सघन प्रणाली है, ये चीज हो गई। तो इसमें जो राइट आंसर था वो था अपना स्क्वायर मेथड या वर्गाकार, ऑप्शन ए, जिसमें पौधे से पौधे और लाइन से लाइन की दूरी समान रहती है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मेरा यही है क्वेश्चन सोल्व आउट करवाने का कि एक तो आपको क्वेश्चन का लैंग्वेज थोड़ा ऑप्शन आप देख पाओ, थोड़ा सा समझ के, बाकी एक क्वेश्चन से 5-7 चीजें क्लियर करेंगे ना तो यहीं के यहीं दिमाग में घूम के आपको थोड़ा फायदा मिलेगा, ठीक है, थोड़ा रिवीजन हो जाएगा वापस से। निम्न में से कौन सा कारक एफ फलन का आंतरिक कारण नहीं है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा ऐसा कारण है, जो मैं अभी ऑप्शन दूंगा, जो एफ फलन है, जो बाग के अंदर एफ फलन की समस्या हो जाती है, उसका आंतरिक कारण नहीं है। इंटरवाइजाइनल जो फैक्टर है वो नहीं है, आंतरिक कारण नहीं है। मैं यहाँ पे 4 कारण लिखूंगा, ठीक है, एफ फलन के। जो अपने उद्यान है, जो अपना बगीचा है, जो अपना गार्डन है, उसमें एफ फलन के फल नहीं आते ना टाइम पे, या ऑन ईयर ऑफ ईयर, वो सब चीजें हैं, उसके 4 रीजन बताऊंगा मैं। उनमें से आपको कौन सा ढूंढना है, आंतरिक कारण नहीं है। क्वेश्चन को 2 बार पढ़ोगे, ये नहीं वाले क्वेश्चन बहुत टफ होते हैं, मतलब लैंग्वेज इजी होते हैं बट समझ में नहीं आते तो गलत हो जाते हैं। और माइनस मार्किंग करनी नहीं है अपने को, एक सीट निकालना है अपने को, ये सोच के पेपर देना है बिल्कुल पॉजिटिविटी के साथ। तो बात क्या कर रहा है कि एफ फलन का कौन सा कारण, जो कारण दे रहा हूं उनमें से कौन सा आंतरिक कारण नहीं है। तो ऑप्शन लिखो आप कि आंतरिक कारण नहीं है। तो इसमें पहला जो है वो है हेटेरोस्टाइल, HE हेटेरो
स्टाइल। हेटेरोस्टाइल क्या बोलते हैं मैं वो आपको बाद में समझाऊंगा, पहले 3 ऑप्शन और दे देता हूं आपको। दूसरा है अपूर्ण पुष्प, इनकम्प्लीट फ्लोर, अपूर्ण पुष्प। तीसरा है अनिश्चयक सलन होता है ना, जो अनिश्चयकता, इनकम्प्लीबिलिटी जिसको बोलते हो। और जो डी जो अपना ऑप्शन है 4th नंबर का, वह अधिक पोषक तत्वों का अवशोषण, अधिक पोषक तत्वों का अवशोषण। प्रश्न को दोबारा देखोगे कि निम्न में से कौन सा कारण बाघ के अफलन का आंतरिक कारण नहीं है, आंतरिक कारण नहीं है। पहला है हेटेरोस्टाइल, ये क्या होता है कि पुष्प जो नर पुष्प और मादा पुष्प है ना, उनकी ऊंचाई कम ज्यादा हो जाती है, असमान हो जाती है, उसको बोलते हैं हेटेरोस्टाइल। दूसरा है अपूर्ण पुष्प, इनकम्प्लीट पुष्प, ठीक है। तीसरा है अनिषेक फलन जो, और चौथा है अधिक पोषक तत्वों का शोषण या अधिक पोषक तत्वों का ग्रहण होना। तो इसका जो राइट आंसर है आपने लगा लिया होगा आपके खाली पेज में, इसका जो राइट आंसर है वो डी है, क्योंकि अधिक पोषक तत्वों का अगर पौधा वो कर रहा है, ऑब्जर्वेशन कर रहा है, ठीक है, तो उसकी वजह से भी उसमें अफलन हो जाता है कभी कभी। बाकी ये जो 3 कारण है ना, पुष्प की जो स्थिति है ना वो अपन निर्धारित नहीं कर सकते, वो अंदर से होगी, जेनेटिक है, वो आंतरिक कारण है, ठीक है। दूसरा अपूर्ण पुष्प, पुष्प को अपन बाहर से भी कुछ नहीं कर सकते, ये भी उसका एक अंदरूनी कारक है। अनिषेक फलन जो है वो भी उसका इंटरनल चीज है, इंटरनल फैक्टर है। रही कौन सी पोषक तत्वों वाला अपने ऊपर निर्भर कर रहा है, अपन दे रहे कम दे रहे हैं ज्यादा दे रहे हैं, अगर ज्यादा दे दिए तो उसमें वो अफलन हो सकता है। तो ये जो कारण है वो आंतरिक कारण नहीं है, इसलिए ये राइट ऑप्शन है इसके अंदर। अब आपने क्या किया है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट 10 नंबर का, रोकरी गार्डन किस गार्डन शैली के गार्डन की मुख्य विशेषता है। जो रोकरी है, रोकरी, ये किस शैली के गार्डन की मुख्य विशेषता है, किस शैली के गार्डन की मुख्य विशेषता है, ठीक है। जो रोकरी है, जो रोकरी लक्षण है या जो रोकरी विशेषता है ना, वो किस शैली, जो गार्डन की शैली है ना, उनमें से किस शैली के गार्डन की उदाहरण की है या विशेषता है। तो मैं 4 शैलियों के आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, ठीक है। गार्डन की 4 शैलियाँ, ठीक है, कौन कौन सी है। स्वतंत्र शैली जो फ्री स्टाइल, स्वतंत्र शैली, फ्री स्टाइल इसको इंग्लिश में बोलते हैं। मुगल शैली 2nd नंबर पे अपना मुगल शैली। 3rd पे है इंग्लिश, अंग्रेजी शैली, ठीक है। और 4th पे लगता है फॉर्मल, औपचारिक शैली, औपचारिक, अनौपचारिक, मुगल, स्वतंत्र और इंग्लिश शैली, ठीक है। तो मैंने ऑप्शन दिया आपको 4 कि जो रोकरी जो है वो किस शैली के गार्डन की मुख्य विशेषता है। ऑप्शन देखोगे, स्वतंत्र शैली या फ्री स्टाइल, मुगल शैली, इंग्लिश शैली या फॉर्मल या औपचारिक शैली, ठीक है। तो आपने राइट आंसर क्लिक कर लिया होगा। इसका जो राइट आंसर है वो है सी, इंग्लिश शैली। जो रोकरी गार्डन है या रोकरी जो है ना, वो इंग्लिश शैली के जो उद्यान है ना, उसकी मुख्य विशेषता होती है। अब बात करें फॉर्मल शैली क्या होता है, औपचारिक, तो औपचारिक शैली के उदाहरण क्या है। औपचारिक शैली के जो गार्डन है उनके उदाहरण जो आपके मतलब प्राइवेट जो निजी उद्यान है या सार्वजनिक उद्यान है या स्कूल के जो गार्डन है जो रेलवे स्टेशन पे पाए जा रहे हैं, वो क्या है, जो औपचारिक शैली के उदाहरण है, ठीक है। और मुगल शैली के उदाहरणों की बात करें अगर कि मुगल शैली का कौन सा है, तो ताज गार्डन है अपना, वो मुगल शैली का है, ठीक है। ताज गार्डन मुगल शैली का है। और इंग्लिश शैली की बात करें तो जैसे अपने जयपुर का रामनिवास बाग हो गया, वो इंग्लिश शैली से बना हुआ, रोकरी उसकी मेन विशेषता है। तो अपना जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर क्या होगा, इंग्लिश शैली। एक बार इन शैलियों वगैरह में से क्वेश्चन आप देख लेना। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन 7 के साथ आप आंसर अपने लगाते रहना, बाद में मेरे को बताना कितने राइट हुए हैं आपके। 11th नंबर क्वेश्चन की बात करें कि संधाई की वह विधि जिसमें पौधे व झाड़ियों को विभिन्न प्रकार की आकृतियों में, संधाई की जो पेड़ पौधों को काट छांट की संधाई की है, उनमें ऐसी कौन सी विधि है जिसमें पेड़ पौधों को काट छांट के घोड़ा, हाथी, ऊंट इत्यादि आकृतियों में बदल दिया जाता है। मतलब पेड़ पौधों को संधाई की ऐसी विधि जिसमें घोड़ा, ऊंट, हाथी इत्यादि के आकार में परिवर्तित कर दिया जाता है, संधाई की वह कौन सी विधि है। तो मैं आपको 4 ऑप्शन दे रहा हूं, फिर आप बता देना मेरे को, ठीक है। पहला है बोनासाई, टोपियरी,
बोनासाई, टोपरी, रोकरी और नन ऑफ दीज। क्वेश्चन दोबारा से सुनोगे कि बाग या पेड़ पौधों की संदाई की ऐसी कौन सी विधि है जिसमें पेड़ पौधों को काट छांट कर ऊंट, घोड़ा या फिर हाथी के रूप में उनको आकार दे दिया जाता है, वो क्या कहलाता है? 4 ऑप्शन है, बोनासाई, टोपरी, रोकेरी और नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर आपने क्लिक कर लिया होगा, राइट आंसर है इसमें बी। ठीक है, टोपेरी, इनको इन हाथी घोड़ा इनके आकार में बदल देना ये कहलाता है। बात करें फर्स्ट ऑप्शन बोनासाई, किसको बोलते हैं? बोनासाई एक जापानी कला है, ठीक है, एक जापानी आर्ट है जिसमें क्या करते हैं, पौधों को मतलब बहुत ही छोटे रूप में, बोने रूप में उगाया जाता है, उसको बोनासाई बोलते हैं। और रोकेरी जो गार्डन की जो शैलियां है ना, उसमें एक विशेषता का उदाहरण है। नन ऑफ दीज होएगा। तो राइट आंसर क्या है? टोपियरी। ठीक है, ये अच्छी चीजें याद रखना। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लैंगिक प्रवर्धन मतलब केवल लैंगिक प्रवर्धन पाया जाता है, केवल लैंगिक प्रवर्धन पाया जाता। 4 ऑप्शन दूंगा, उनमें से आपको वो चूज करना है जिसमें केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या सेक्सुअल जो प्रोपगेशन है वो पाया जाता है। 2 प्रकार से होता है पौधों में प्रवर्धन, सेक्सुअल और असेक्सुअल। मतलब लैंगिक, एक दूसरा होता है अलैंगिक या कायिक या वानस्पतिक। तो मैं पूछ रहा हूं कि केवल लैंगिक प्रवर्धन पाया जाता है, और प्रश्न को सही से पढ़ना है। 4 ऑप्शन दे रहा हूं आपको कि सहतूत, गुलाब, अनार, फालसा। सहतूत, गुलाब, अनार और डी पे है फालसा। तो राइट आंसर क्लिक कर लो कि केवल लैंगिक प्रवर्धन पाया जाता है। निम्न में से किसमें केवल लैंगिक प्रवर्धन पाया जाता है? तो किसमें पाया जाता है? पहले तो आपको यह पता होना चाहिए प्रवर्धन क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, लैंगिक में क्या होता है, अलैंगिक में क्या होता है। उसके बाद आपका क्वेश्चन में आप कंफ्यूज कभी हो ही नहीं सकोगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर है ना आपके, तो क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज होना नहीं पड़ेगा, माइनस मार्किंग करोगे नहीं और श्योर हो है आपका सिलेक्शन। तो ये चीज देखो, आप आगे मैं बताऊंगा कि क्या है क्या नहीं है। तो इसमें आपका राइट आंसर जो रहेगा वो फालसा रहेगा, डी। अब वो कैसे रहेगा मैं चीज बता दूं। फालसा और जो नींबू वर्गीय है, फालसा हुआ, नींबू वर्गीय हो गए, प्लस इनके अंदर एक पपीता हो गई। ठीक है, ये क्या है, इनका जो प्रवर्धन है, प्रोपगेशन है, वो सिर्फ बीज के द्वारा कर सकते हैं। और प्रवर्धन 2 प्रकार से होता है, लैंगिक, सेक्सुअल और असेक्सुअल। लैंगिक में क्या होता है, जिन पौधों का नया पौधा बीज से तैयार करते हैं ना, केवल बीज से, वो लैंगिक प्रवर्धन में आते हैं, जिसमें क्या आता है, नींबू वर्गीय हो गया, फालसा हो गया, पपीता हो गई। और अलैंगिक या वानस्पतिक में कौन कौन से आते हैं, जिनको कायिक भाग से, शरीर के किसी भी भाग से डाली लगा दी, जड़ लगा दी, कलम लगा दी, घूटी दाब से, इनसे नया पौधा तैयार कर रहे हैं, वो आते हैं। तो सहतूत, गुलाब, अनार, ये सब तो किस में आते हैं, असेक्सुअल में आते हैं। और अपन बात कर रहे हैं ओनली सेक्सुअल, लैंगिक प्रवर्धन वाला, तो फालसा आएगा। इसके और उदाहरण की बात करें तो फालसा, पपीता, नींबू वर्गीय आते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अपने प्रोपगेशन देख लिया है ना, और उद्यान वगैरह का वो देख लिया, उनका लेआउट वाला देख लिया, प्रिजर्वेशन वाला देख लिया। अब नेक्स्ट क्या रहता है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अमरूद में प्रवर्धन की व्यावसायिक विधि है। जो अमरूद है अपना सीडियम गावा जावा, अमरूद प्रवर्धन की जो कॉमर्शियल विधि है, व्यावसायिक या मुख्य विधि है अमरूद के अंदर। तो मैं आपको 4 विधियों के वो दे रहा हूं ऑप्शन, उसमें से आपको चूज करना है राइट आंसर। ठीक है, अमरूद का क्वेश्चन दोबारा सुन लो कि अमरूद में प्रवर्धन की व्यावसायिक विधि है लेयरिंग, एयर लेयरिंग, माउंट लेयरिंग और वीनियर ग्राफ्टिंग। लेयरिंग या दाब विधि, एयर लेयरिंग या हवाई दाब। ठीक है, तीसरा है वीनियर ग्राफ्टिंग, वीनियर ग्राफ्टिंग समझ जाना। और फोर्थ जो अपना स्टूल लेयरिंग या माउंट या ढेरी दाब। कौन सा आएगा आंसर? 4 मैंने ऑप्शन दिए कि अमरूद का जो व्यावसायिक प्रवर्धन किया जाता है लेयरिंग द्वारा, एयर लेयरिंग द्वारा, वीनियर ग्राफ्टिंग द्वारा, स्टूल या माउंट लेयरिंग या ढेरी दाब के द्वारा। तो इसमें राइट आंसर है 4th नंबर का। आपका भी यही होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अमरूद के अंदर माउंट लेयरिंग या स्टूल दाब या ढेरी दाब के द्वारा व्यावसायिक प्रवर्धन किया जाता है। बात करें वीनियर ग्राफ्टिंग की, तो वीनियर ग्राफ्टिंग क्या है, आम के लिए कॉमर्शियल विधि, आम सब में ज्यादा यूज की जाती है, फेमस विधि है आम के लिए। और बात करें लेयरिंग की, है ना, तो लेयरिंग दाब लगाना, और एयर लेयरिंग हवाई दाब, वीनियर ग्राफ्टिंग आम में,
और माउंट लेरिंग अमरूद का हो गया। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 14वां क्वेश्चन अपना। 13 क्वेश्चन हो गए हैं और बहुत कुछ अपने रिवाइज कर लिया है एक साथ एक जगह पे। बाकी आप रिवाइज तो वैसे किताब से भी कर लेते हो, उसमें बहुत टाइम एक एक चैप्टर को देखो। बात करते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की। क्या है क्वेश्चन अपना? क्लाइमेट्रिक फल का उदाहरण नहीं है। यह जो फ्रूट के जो पकने के आधार पे वर्गीकरण है, क्लाइमेट्रिक नॉन क्लाइमेट्रिक, उसमें से बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक साथ क्लियर करवा दूंगा सारा कॉन्सेप्ट। निम्न में से कौन सा क्लाइमेट्रिक का उदाहरण, क्लाइमेट्रिक का उदाहरण नहीं है? क्या है क्वेश्चन? नहीं है देखना है अपने को, ठीक है। क्वेश्चन पूरा पढ़ोगे, फिर से बोल रहा हूं, क्लाइमेट्रिक का उदाहरण नहीं है। 4 उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है, 4 एग्जाम्पल ऑप्शन दे रहा हूं। कौन कौन से हैं 4 ऑप्शन अपने? केला, चीकू, आंवला और अमरूद। केला, चीकू, आंवला और अमरूद, ठीक है। 4 ऑप्शन दिए हैं मैंने, केला, चीकू, आंवला और अमरूद। और मैंने पूछा गया है कि क्लाइमेट्रिक का उदाहरण नहीं है। क्लाइमेट्रिक का उदाहरण नहीं है, कौन सा उदाहरण नहीं है क्लाइमेट्रिक का? मतलब कहना क्या चाह रहा है कि क्लाइमेट्रिक का उदाहरण नहीं है तो क्या हुआ? अगर क्लाइमेट्रिक नहीं हुआ तो नॉन क्लाइमेट्रिक होगा। तो निम्न में से नॉन क्लाइमेट्रिक कौन सा है? वही बात है। और निम्न में से क्लाइमेट्रिक कौन उदाहरण नहीं है? वही चीज है। कैसे भी पढ़ लो आप, जैसे आपको इजी लगता है। तो कौन सा आएगा इसमें? जो राइट आंसर है वो आंवला है। बाकी केला, चीकू और अमरूद, ठीक है, आम, ये सब क्या है? पपीता, ये सब क्या है? क्लाइमेट्रिक फल वो है, मतलब इनको तोड़ने के बाद में पकाया जा सकता है। जबकि नॉन क्लाइमेट्रिक क्या होते हैं? जिनको तोड़ने के बाद नहीं पकाया जा सकता, उनकी जो श्वसन दर है जो वो बंद हो जाती है या कम हो जाती है, वो सड़ने गलने लग जाते हैं। तो उनमें कौन से आते हैं? आंवला, नींबू वर्गीय और बेर। बेर भी बहुत अच्छा उदाहरण इसका नॉन क्लाइमेट्रिक का, कि बेर को तोड़ने के बाद अपन नहीं पका सकते, ठीक है, वो सूख ही जाएगा, पकेगा नहीं। आंवला, नींबू वर्गीय, ये सब उसी के उदाहरण। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। अब जो क्वेश्चन आएंगे ना बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। बात करते हैं 15वां क्वेश्चन की। सब ट्रॉपिकल उपोष्ण फल नहीं है। जो सब ट्रॉपिकल नहीं है, अरे यार, सब ट्रॉपिकल नहीं है। A, B, C, D राइट ऑप्शन आपको क्लिक करना है कि सब ट्रॉपिकल कौन सा नहीं है, ठीक है। तो इसमें मैं उदाहरण दे रहा हूं आपको, फालसा, बेर, आम, अमरूद, ठीक है। फालसा, बेर, आम और अमरूद। फालसा, बेर, आम, अमरूद। अच्छे से क्वेश्चन को देख लो, क्या कहना चाह रहा है कि सब ट्रॉपिकल नहीं है। सब ट्रॉपिकल उपोष्ण फल या उष्णकटिबंधीय नहीं है। इनमें से कौन सा है जो उष्णकटिबंधीय नहीं है? तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा है जो। तो जो आम है ना, आप सबको पता है, सब पढ़ते हो, आम उपोष्ण फल है ना, कि मतलब वो आम जो है वो ट्रॉपिकल है। सब ट्रॉपिकल नहीं है, आम क्या है? ट्रॉपिकल है। बाकी बेर, फालसा और अमरूद जो राजस्थान की जलवायु वाले हैं वो क्या है? सब ट्रॉपिकल है। तो आम क्या है? ट्रॉपिकल है अपना। और जो 3 प्रकार के होते हैं, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट। तो ट्रॉपिकल में हो गया आम, और ये जो बच गए सब ट्रॉपिकल। और टेम्परेट क्या होते हैं? जो शीतोष्ण फल, जिनको ठंडी जलवायु की आवश्यकता होती है, उसमें आता है सेव अपना, खुमानी, ठीक है, सेब। एप्पल जो है वो किस में आता है? टेम्परेट में आता है, शीतोष्ण फलों में, जहाँ पे ठंडी जलवायु की आवश्यकता होती है। तो 3 प्रकार से क्लासिफिकेशन था, टेम्परेट, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल। तो तीनों हमने देख लिए हैं। बात करते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 16 कौन सा है अपना? कि भिंडी किस परिवार का सदस्य है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। भिंडी की फैमिली कौन सी है? 4 ऑप्शन दे रहा हूं, लग बहुत इजी रहा होगा आपको क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ठीक है। भिंडी का परिवार कौन सा है या भिंडी किस परिवार का सदस्य है? कुकुरबिटेसी, सोलनेसी, कुकुरबिटेसी, सोलेनेसी, ठीक है, क्रूसीफेरी, मालवेसी
अब बताओ भिंडी कौन से कुल का सदस्य है इनमें से? कुकुरबिटेसी, सोलेनेसी, मालवेसी, क्रूसीफेरी। तो जो राइट आंसर है इसमें वो है डी, भिंडी मालवेसी कुल का सदस्य है। ठीक है, और सोलेनेसी में क्या आते हैं? अपने टमाटर हो गया, मिर्ची हो गई, आलू हो गया, वो सोलेनेसी में आते हैं। कुकुरबिटेसी में कौन से आते हैं? जो अपने बेल वाली, जो जायद की बेल वाली है, बेल वाली फसलें हैं, जो सब्जियां हैं, वो आती है कुकुरबिटेसी में। सोलेनेसी में आएगी टमाटर, आलू। ठीक है, क्रूसीफेरी में क्या आती है? जो कोल क्रॉप्स अपनी गोभी वगैरह, वो क्रूसीफेरी में आती है। और भिंडी मालवेसी में आती है। आपको भिंडी में गुणसूत्र संख्या, भिंडी का नाम, भिंडी की किस्में, ये सब याद होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 17वां क्वेश्चन। एक चीज, अब भिंडी का कुल तो मैंने पूछ लिया है, आपको प्याज का कुल भी पता होना चाहिए। प्याज का क्या कुल है? प्याज का क्या नाम है? एलियम, सेपा, एलियेसी। ये कुछ चीजें हैं जो मतलब कंफ्यूजन रहती है, नहीं पता रहती। प्याज का कुल आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और बात करें तो भारतीय औषधि एवं सुगंधित पादप अनुसंधान निदेशालय कहाँ पे है? क्वेश्चन नहीं है, ऐसे ही बता रहा हूँ प्लस पॉइंट, कि भारतीय जो औषधि एवं सुगंधित पादप अनुसंधान निदेशालय वो आनंद गुजरात में है। यह मैं पढ़ ही रहा था, मेरे को मिल गया बीच में। अभी ये जो आपके जो मेडिसिन प्लांट्स हैं उनकी क्वेश्चन देखेंगे तब और डिस्कस करेंगे इस बारे में, कि जो औषधीय पादप एवं सुगंधित अनुसंधान निदेशालय आनंद गुजरात के अंदर है। बात करें NBRI, नेशनल जो बोटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, NBRI लखनऊ, बहुत इंपॉर्टेंट है। NBRI लखनऊ, बायो में पूछ सकता है आपको, बोटनी में, नेशनल बोटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है ये NBRI, याद रखना, नोट आउट कर लो। बात करते हैं 17वें क्वेश्चन की, जड़ों के विकास में यूज होने वाला वृद्धि नियामक। जो रूट ग्रोथ है, जड़ों का विकास है, जड़ों का विकास, उसके लिए कौन सा जो वृद्धि नियामक है अपना, उसका यूज किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन दे रहा हूं A, B, C, D, 4 ऑप्शन देता हूं कि जड़ों के विकास के लिए कौन से वृद्धि नियंत्रक का यूज किया जाता है। तो इसमें है नेप्थलिक एसिटिक एसिड, NaA। ठीक है, सेकंड नंबर पे जो है IBA, थर्ड नंबर पे जो अपना ऑप्शन है वो है IAA, और फोर्थ नंबर पे जो है वो है B व C दोनों। तो ऐसा कौन सा वृद्धि नियामक या वृद्धि नियंत्रक है जो जड़ों के विकास के लिए, कलम वगैरह लगाते हैं उसमें जड़ें जल्दी निकले, उनके लिए यूज किया जाता है? तो राइट ऑप्शन आपने क्लिक कर लिया होगा, NaA, IBA, IAA और B और C दोनों। कौन सा किया? इसमें जो राइट आंसर है वो D है, B व C दोनों। जो इंडोल ब्यूटेरिक एसिडिक एसिड है और IAA है, इन दोनों का ही यूज जड़ों के लिए किया जाता है, जड़ों के विकास के लिए। बात रही NaA, तो इसका यूज क्या किया जाता है? जो NaA है ना, फलों को झड़ने से रोकने के लिए या विरलीकरण के लिए, उसके लिए यूज होता है NaA। तो 17 क्वेश्चन अपने डिस्कस हो गए हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, 18वां क्वेश्चन। 18वां क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले मैं बता दूं आपको कि फलों को पकाने के लिए जो गैसीय हार्मोन है इथाइलिन, उसका यूज किया जाता है, इथाइलिन का। फलों को पकाने के लिए इथाइलिन का, बहुत बार पूछ लेता है, सबको आता होगा, फिर भी बता देता हूँ कि फलों को पकाने के लिए इथाइलिन का यूज किया जाता है। और एक चीज, भारत के अंदर गरीब आदमी की सब्जी किसको बोला जाता है? भारत के अंदर गरीब आदमी की जो सब्जी है वो बैंगन को कहा जाता है। याद रखना, बैंगन का कुल याद रखना, नाम याद रखना बैंगन का, सोलेनम बेलेंजना। ठीक है, ये चीजें पूछ लेते हैं कभी कभार। बात करते हैं नेक्स्ट 18वां क्वेश्चन, सफेद मूसली का कुल है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और एक ही क्वेश्चन में आपकी मैं 8 चीज क्लियर करवाने वाला हूं, ध्यान से देखना। सफेद मूसली का कुल, सफेद मूसली का कुल या फैमिली है सफेद मूसली की। तो इससे पहले आपको सफेद मूसली का नाम भी पता होना चाहिए। ठीक है, मैं पहले क्वेश्चन, जो मेन क्वेश्चन है उसकी बात कर लेते हैं, बाद में बात करेंगे ये चीजें। तो इसमें सोलेनेसी, लिलिएसी, यूफोरबिएसी और लेग्यूमिनेसी। सोलेनेसी, लिलिएसी, यूफोरबिएसी और लेग्यूमिनेसी। सफेद मूसली, उसका कुल क्या है, फैमिली क्या है? 4 ऑप्शन दिया, सोलेनेसी, लिलिनेसी, यूफोरबिएसी और लेग्यूमिनेसी। ठीक है, तो आप बताओगे कौन सा है? तो इसमें जो राइट आंसर है आपने क्लिक कर लिया होगा, मैं बता देता हूं, B है, लिलिएसी। जो सफेद मूसली और ग्वारपाठा है ना, औषधीय प्लांट्स में अपने जो मेडिसिन प्लांट्स है सिलेबस के अंदर, तो सफेद मूसली का और ग्वारपाठा का लिलिएसी है। ठीक है अपना। और जो यूफोरबिएसी है वो रतन जोत, जो अपने रतन जोत है जेट्रोपा कर्कस। ठीक है, जो बायोडीजल के लिए यूज की जाती है, रतन जोत जेट्रोपा कर्कस, जिसका बीज होता है वो यूज उपयोगी भाग है उसका। ठीक है, रतन जोत जेट्रोपा कर्कस बायोडीजल के लिए यूज ली जाती है, यूफोरबिएसी कुल की है।
सफ़ेद मूसली क्लोरोफाइटम बोरीविलेनम, इसकी जो कंदील जड़ें हैं, ठीक है, कंदील जड़ें वो यूज ली जाती है, इसका कुल लिलिएसी है, सफ़ेद मूसली क्लोरोफाइटम बोरीविलेनम। बात रही सोलेनेसी की, तो जो सोलेनेसी है, सोलेनेसी में क्या आता है अपना अश्वगंधा आती है, अश्वगंधा, सोलेनेसी में अश्वगंधा आती है, विथाइना सोमनीफेरा इसका नाम है, दोबारा से याद करोगे, अश्वगंधा, विथाइना सोमनीफेरा, सोलेनेसी। लिलिएसी में क्या आ रहा है, सफेद मूसली क्लोरोफाइटम बोरीविलेनम, लिलिएसी यूज क्या हो रहा है, इसकी कंदील जड़ें। यूफोरबिएसी में क्या आ रहा है, रतनजोत, जेट्रोपा कर्कस, यूज क्या हो रहा है, बीज, काय में यूज हो रहा है, जैविक डीजल, ठीक है। लेग्यूमिनेसी में क्या आ रहा है अपना, लेग्यूमिनेसी के अंदर अपना आता है सना या सोनामुखी, जिसका नाम क्या है, कौन सी, अंगेस्टिफोलिया, जो सना या सोनामुखी है वो लेग्यूमिनेसी में आती है, इसका कुल भी कई बार पूछ लेते हैं। बात करते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की। ये चीज क्लियर हो गई कि कौन सी में कौन सा यूज हो रहा है, कौन सा कुल है, नाम क्या है, सफेद मूसली क्लोरोफाइटम बोरीविलेनम लिलिएसी, और यूज क्या होता है उसका, जो कंदील जड़ें हैं वो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपना है, प्लांटेगो ओवेटा का उपयोगी भाग है, प्लांटेगो ओवेटा का उपयोगी भाग है, 19वां क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्लांटेगो ओवेटा, इसका जो उपयोग में लेने वाला भाग है वो कौन सा है, प्लांटेगो ओवेटा का उपयोग में लेने वाला भाग है कौन सा है। 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी, ठीक है, 4 ऑप्शन आप देख लेना, बीज, जड़ें, फल और भूसी, बीज, जड़ें, फल और भूसी। अब बताओ कौन सा है। अब ये पता होना चाहिए प्लांटेगो ओवेटा क्या है। प्लांटेगो ओवेटा किसको बोलते हैं, इसबगोल को बोलते हैं। बहुत सारी चीजें क्लियर होगी। प्लांटेगो ओवेटा इसबगोल को बोलते हैं, प्लांटेजेनेसी इसका कुल है, और इसके लिए कौन सा क्या चीज यूज होती है इसबगोल में, तो इसका राइट आंसर डी है, भूसी। इसबगोल की भूसी यूज करते हैं, पेट के रोगों के लिए, अपचन के लिए यूज होती है। बीज किसका यूज होता है, रतनजोत का होता है, जेट्रोपा कर्कस जिसका नाम है, ठीक है, यूफोरबिएसी उसका कुल है। जड़ें किसकी यूज होती है, जो सफेद मूसली है, क्लोरोफाइटम बोरीविलेनम, लिलिएसी उसका कुल है, उसकी कंदील जड़ें यूज होती है। फल किसका यूज होता है, जो निम्बोली होती है, नीम का, अजाडिरेक्टा इंडिका, उसका फल यूज होता है। और भूसी प्लांटेगो ओवेटा इसबगोल जिसको बोलते हैं, प्लांटेबिजिनेसी कुल है, भूसी उसकी यूज होती है। 19 क्वेश्चन के लिए बात करते हैं 20वें क्वेश्चन की, कि पत्ता गोभी में खाने योग्य भाग है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2 चीज क्लियर करवाऊंगा इसी क्वेश्चन में, ध्यान से देखना। 20वां क्वेश्चन, पत्ता गोभी में खाने योग्य भाग, ऑप्शन ए 2 3 4, ठीक है, ए बी सी डी कर लो, कुछ भी कर लो, 1 2 3 4 कर लो। कर्ड, हेड, रेसिम, फर्स्ट पे है कर्ड, सेकंड पे हेड, थर्ड पे रेसिम, फोर्थ पे नन ऑफ दीज। तो पत्ता गोभी, अब इसमें बहुत कंफ्यूज होता है पत्ता गोभी और फूल गोभी में, तो आपको एक चीज सिखा रहा हूं आज मैं, ध्यान रखना। पत्ता गोभी क्या होती है, वो जो ऊपर से बंद रहती है, ठीक है, हरी कलर की बंद है या बंद गोभी। फूल गोभी में क्या होता है, फूल हरा सफेद कलर का। तो अपन दही को क्या, इसमें राइट जो आंसर है ना पत्ता गोभी का, जो पत्ता गोभी का खाने योग्य भाग है वो हेड है। सेकंड क्वेश्चन जो ऑप्शन है राइट रहेगा। अब इनको कंफ्यूज नहीं होना, कैसे समझना है। पत्ता गोभी में क्या है, फूल गोभी ऐसे समझो आप, फूल सफेद होता है, ऊपर से दही की तरह होता है, वो ऐसे गुदगुदा सा है ना, दही की तरह। दही को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कर्ड। तो पत्ता गोभी है, उसमें अपन क्या खा रहे हैं, हेड खा रहे हैं। और फूल गोभी है, फूल सफेद है दही की तरह, उसमें क्या खा रहे हैं, दही खा रहे हैं, मतलब दही की तरह उसको खा रहे हैं, तो कर्ड हो गया, ठीक है। तो पत्ता गोभी में तो हो गया हेड, और फूल गोभी में हो गया कर्ड या दही। दही बोलते हैं जिसको हिंदी में, इसको नहीं बोलते दही को, इंग्लिश में कर्ड बोलते हैं अपन, ठीक है। तो अपने को इसे याद रखना है, अपने को क्या है, अपने को ट्रिक बनाई है, थोड़ा सा कंफ्यूज ना हो, हेड और कर्ड में कंफ्यूज हो जाता है। तो जो फूल गोभी मतलब सफेद फूल हो गया, तो दही के समान हो गया, कर्ड हो गया, और पत्ता गोभी हेड हो गया। तो ये तो हो गई चीज। अब बात करते हैं थोड़ी सी, तो आप जो ये इनकी किस्में हैं, वो मैं 2-4 किस्में आपको बताता हूँ, जो आप जैसे आपको याद होना जरूरी है या याद कर सकते हो। तो बाकी आप क्रॉप्स का एक बार देख लेना। मैंने इसमें पूरी यही कोशिश की है 100% की जो जेट का सिलेबस सामने रख के, कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको जेट का सिलेबस रिवाइज करा सकूँ मैं इसी क्लास में, क्वेश्चन के साथ साथ, ऑप्शन के साथ साथ। मतलब बहुत सारी चीज़ें जो आपने मतलब किताब में नहीं पढ़ी, छूट जाती है ना, उनको यहीं के यहीं रिवाइज कराने की कोशिश की है। और बहुत अच्छे से हमने हॉर्टिकल्चर का जो सिलेबस है ना, लगभग क्रॉप्स जैसे किस्में वगैरह तो कहाँ से करेंगे, बाकी जो मेन चीज़ें हैं ना, सारी चीज़ें हैं कंप्लीट। जैसे फूल का देख लिया, प्रिजर्वेशन देख लिया, और वो विधियां देख ली, लेआउट का देख लिया, सारी चीज़ें कर ली है लगभग। तो आई होप आपको पसंद आई होगी। और एनिमल हस्बेंड्री की इससे भी बेस्ट, अब जो मिलेगा ना सबसे बेस्ट से बेस्ट आता रहेगा। फिर से मेरी एक बार गुजारिश है आपसे,
रिक्वेस्ट है जिन्होंने नहीं देखा है वो एक बार देखें और आगे की क्लासेज के लिए चैनल के पेज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें और शेयर। इतनी मेहनत कर रहा हूँ मैं तो शेयर तो आपको पूरा करना ही करना है, कोई दिक्कत है ही नहीं, शेयर तो करना ही है आपको, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। और 2 अगस्त से पहले आपको बहुत अच्छी तैयारी करवा देंगे। बाकी जो और वीडियोज़ है ना यार एक बार देखो मेरे कहने से, 101% आपको फायदा मिलने वाला उनसे। तो जो आज़ाद क्रांति है वो बैंगन की है, राजेंद्र क्रांति है वो मेथी की है। आज़ाद क्रांति बैंगन की किस्म है और राजेंद्र क्रांति मेथी की किस्म है। प्लस बात करें परलेट वो अंगूर की है और अंगूर लता है वो टमाटर की है। तो ये किस्में वगैरह आप देख लेना। बाकी सभी को बेस्ट ऑफ लक। बहुत जल्द आपको एग्रोनॉमी क्लास और बायो के जो मिल जाएंगे। थैंक यू।